Everyone, welcome to Deepika Language Academy. I am Deepika Sukla, and if you want to improve your English speaking and grammar, this challenge is perfect for you. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज 28 अप्रैल हो गया है, तो अगर आप लोग क्लास 10th या 12th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर, ठीक, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी फर्स्ट बुक है जिसका नाम है फ्लेमिंगो। उसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर, देखिए ये हमारी फ्लेमिंगो के चैप्टर हैं, द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस, ये हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है उनका ये जो है कॉन्टेक्स्ट है। तो अब एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं सारे चैप्टर को हमारे साथ पढ़ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ऑथर ऑफ द चैप्टर, अल्फेंस डॉडेट। कौन है ऑथर? अल्फेंस डॉडेट, ठीक, जिनका की टाइम पीरियड था 1842 से 1897 तक। ये कौन थे? वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक फ्रेंच उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये शॉर्ट कहानियां भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रेसियन वार 1870 टू 1871। अब देखिए जो लास्ट लेसन जो है, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये कब सेट किया गया? तो ये उस टाइम सेट किया गया 1870 से लेकर 1871 के बीच में, जब क्या था, फ्रांस और प्रसिया, ठीक, प्रसिया जिसका कि न्यू नेम क्या है? जर्मनी, तो उनके बीच में वॉर यानी कि युद्ध चल रहा था, जिसमें क्या हुआ, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रसिया, प्रसिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसका परिणाम क्या हुआ वॉर का, कि जो फ्रांस है वो हार गया। डिफीटेड मीन्स होता है हार जाना, तो फ्रांस हार गया किसके द्वारा? प्रसिया के द्वारा। और प्रसिया को किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? तो प्रसिया को बिस्मार्क के द्वारा लीड किया जा रहा था। और वहाँ पे देखिए प्रसिया में कौन कौन से पार्ट थे? तो प्रसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेम्स नेशंस ऑफ जर्मनी। अब जो प्रसिया है इसको नेशंस ऑफ जर्मनी के नाम से, जिसमें कि जो पोलैंड है एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ये भी शामिल है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेज एंड लॉरेन है पास्ड इनटू प्रसियन हैंड्स। अब देखिए इस स्टोरी में हम लोग यहाँ पर हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं किसका? चैप्टर का और ऑथर का। तो देखिए इस कहानी में होता क्या है कि इस कहानी में फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम हम लोग स्टोरी में भी देखेंगे, जिनका नाम है अल्सेज एंड लॉरेन। तो जिसमें क्या होता है पास्ड इनटू प्रसियन हैंड्स। तो जब प्रसिया जो है, जो फ्रांस जब युद्ध हार जाता है, तो उसकी जो सत्ता है किसके हाथों में चली जाती? प्रसिया प्रसिया यानी कि जर्मनी के हाथों में चली जाती पूरी सत्ता। तो रीड द स्टोरी इन टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ ऑफ स्कूल। तो इस स्टोरी को हम लोग पढ़ के जानेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा वहाँ के जो भी स्कूल थे, वहाँ की जो भी एजुकेशन थी, कहाँ की उसके फ्रांस की, ठीक, प्रसिया की जो भी एजुकेशन सिस्टम था, उसका जो भी स्कूल थे, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो इस स्टोरी के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब देखिए हम लोगों ने राइटर के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए इस कहानी में आपका, जिसमें दो करेक्टर मेन है, एक तो हमारे जो टीचर हैं उनका नाम है एम हैमिल, और सेकंड जो पार्ट है उसका नाम है फ्रांस, ठीक। फ्रांस क्या है? एक स्कूल बॉय है। तो उसके यही दो मेन करेक्टर्स हैं इस चैप्टर के। तो देखिए इसमें जो नरेटर है स्टोरी का, यानी कि स्टोरी को सुनाने वाला कौन है? तो वही जो स्कूल बॉय यानी कि एक जो छोटा बच्चा है जिसका नाम है फ्रांस, वही इस कहानी का नरेटर है और वो इसको सुना रहा है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles. अब देखिए आई आया है यहाँ पर फ्रेंच के लिए। तो फ्रेंच हमें क्या बता रहा है? वो कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, कि उस दिन क्या हुआ, मैं स्कूल के लिए बहुत, उसको उठने में देर हो गई होगी, तो उस दिन वो कह रहा मैं स्कूल के लिए लेट से रेडी हुआ, एंड दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ आ स्कोल्डिंग। अब देखिए ड्रेड मीन्स होता है भय, डर।
स्कोल्डिंग में डांटे जाने के। तो उस दिन और लेट से इसलिए भी, एक तो वो लेट हो गया था, दूसरे उसको इस बात का भी डांटे जाने का भी डर था। और डांटे जाने का डर क्यों था? बिकॉज क्योंकि जो एम हैमिल यानी उसके जो टीचर थे, हैड सेड, उन्होंने बोला था कि दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि फ्रांस को एक होमवर्क दिया गया था कि उसको पार्टिसिपल तैयार करके आने थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और जो फ्रांज है वो क्या कहता है कि मुझे पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था कि पार्टिसिपल है क्या, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो वो जो फ्रांज है वो क्या कर रहा है, एक कुछ क्षणों के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, घर से भाग जाता हूँ, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मीन्स यानी व्यतीत करना, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और क्या करता हूँ, घर के बाहर ही, जैसे कुछ बच्चे भी करते होंगे आप लोगों में से भी, कि घर से स्कूल बता के निकल जाते हैं और बाहर घूमते रहते हैं, और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो घर आ जाते हैं कि हाँ मैं स्कूल हो के आ गया। तो उसी तरह से फ्रांस जो है वो क्या सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, घर से भाग जाता हूँ और अपना जो पूरा जो दिन है वो घर के बाहर कहीं व्यतीत करता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो वाइट। अब वो क्या कह रहा है कि जो उस दिन का जो दिन था, देखिए वहां पर सर्दी ज्यादा होती है, लेकिन उस दिन क्या था, थोड़ा सा मौसम जो है वो वार्म था। तो वो कह रहा है इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, क्योंकि उस दिन धूप निकली हुई थी, बहुत अच्छा दिन था, तो इसीलिए फ्रेंच सोचता है कि वो धूप में टाइम स्पेंड करेगा, तो इसीलिए वो चाहता है। द बर्ड्स वर ट्रिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। अब जो पक्षी थे वो जंगल के किनारे पर, देखिए जब जाड़े का मौसम होता है तो जब धूप निकलती है तो जो भी बर्ड्स होते हैं वो सब भी बाहर आ जाते हैं सनलाइट को लेने के लिए। तो जो पक्षी थे वो क्या थे, जंगलों में, मतलब उस एज एज में, मतलब किनारे पर बैठे हुए थे, वो भी धूप का आनंद ले रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मील द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और देखिए क्या था, एंड इन द ओपन फील्ड, और जो खुला हुआ जो मैदान पड़ा था, कहाँ पर, बैक टू द सॉ मील द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो जहाँ पर जो जो मील थी, जहाँ पे क्या था, जो प्रशियन सोल्जर यानी कि पर्सिया के जो सोल्जर थे, जर्मनी के जो सोल्जर्स थे, वर ड्रिलिंग, वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग मीन्स होता है कि अभ्यास करना, जैसे ट्रेनिंग टाइप से जो दी जाती है सोल्जर्स को, तो उस तरह से उसका अभ्यास कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule for participle, but I had the strength to resist and hurried off to स्कूल। अब वो क्या कर रहा है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। अब ये सब देखकर जो फ्रेंच है ये सब देख तो रहा है, लेकिन अब ये सब बातें उसको ज्यादा मतलब इफेक्ट नहीं कर रही हैं इसकी तुलना में। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, अब वो सिर्फ जा तो रहा है रास्ते में, लेकिन पूरे टाइम, होल टाइम वो सोच क्या रहा है, तो जो उसको होमवर्क दिया गया है, जो एमएल ने उनको होमवर्क दिया है पार्टिसिपल के बारे में, तो पूरा टाइम वो वही सोचते चला जा रहा है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। अब देखिए एक तरफ तो वो डरा हुआ था, लेकिन वो क्या कह रहा है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से वो कहाँ निकल गया, स्कूल के लिए निकल गया। तो देखिए उसके मन में थॉट तो आया कि वो आज क्या करता है, घर से चले जाता है, कहीं टाइम स्पेंड करता है, थॉट आया, लेकिन उसने उसको साइड किया और क्या करता है, वो स्कूल के लिए निकल पड़ता है। अब देखिए, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब फ्रेंच क्या बता रहा है कि जब मैं टाउन हॉल, देखिए टाउन हॉल क्या होती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, तो कह रहा है कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, तो वहां पर एक मतलब बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी, कहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जहाँ पे जो भी नोटिस, अब देखिए इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में मोबाइल है, सोशल मीडिया के इतने सारे जो ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनसे आप न्यूज़ हैं, ठीक, टेलीविज़न है, तो हम लोग इनसे सारी जो खबरें होती हैं वो जान जाते हैं। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, एक नोटिस बोर्ड हुआ करता था जिसपे कोई भी न्यूज़ या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऐसी आती थी तो उसको उसी पे वो कर दिया जाता था, राइट कर दिया जाता था, तो उसी को बोलते हैं बुलेटिन बोर्ड। तो कह रहा है कि जब मैं बुलेटिन वहाँ पर, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास गुजरा, तो मैंने वहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड लगा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। अब वो क्या कर रहा है, पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें होती थी युद्ध से रिलेटेड या जो भी बुरी खबर होती थी, वो हमें कहाँ से पता चलती थी, बुलेटिन बोर्ड से ही पता चलती थी।
the last battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping what can be the matter now। अब देखिए जितने भी बैटल्स यानी युद्ध होते थे, जो भी ड्राफ्ट होते थे, जो भी ऑर्डर आते थे, कमांड आते थे ऑफिसर्स के, अधिकारियों के, उन सब के बारे में तो फ्रांस जो है ये सब बातें अपने मन में तो सोचता जा रहा है। लेकिन अब देखिए ऑलरेडी वो लेट हो चुका है स्कूल के लिए, तो वो क्या करता है, वहां पर विदाउट स्टॉपिंग, वहां पर बिना रुके वो वहां से चलता जाता है, और व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और अपने मन में थॉट मतलब विचार करता है कि क्या हो गया, किस कारण से यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। देन आई एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। अब देखिए वो क्या कह रहा है, देन एज आई हरीड, हरीड मीन्स यानी जल्दी, अब मैं इतनी जल्दी चले जा रहा था, एज फास्ट एज आई कुड गो, इतनी जल्दी जितना कि जल्दी मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, अब देखिए जो एक लुहार था, ब्लैक स्मिथ जो था, वॉचर हु वॉज देयर, जो कि वहां पर था, वहीं पर बुलेटिन बोर्ड के पास, विद हिज अप्रेंटिक्स, अप्रेंटिक्स यानी कि जो भी टूल्स होते हैं जिनसे वो अपना काम करते हैं, जो भी लुहार, तो वो क्या कह रहा है कि वो अपने जो भी टूल्स थे उनके साथ वो मुझे देख रहा था। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, तो जो कि बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी का मतलब होता है आवाज देना, तो उसने मुझे पीछे से आवाज दी और क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। क्या कहता है, डोंट गो सो फास्ट बब। अब देखिए बब बोलते हैं बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोल देते हैं, बब बोल देते हैं, तो वो बोलता है कि अरे बच्चे इतनी जल्दी में मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अगर तुम इतनी जल्दी करोगे थक जाओगे, और तुम जल्दी नहीं आराम से चले जाओ, और तुम कुछ ही टाइम में अपने स्कूल जल्दी से पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। अब देखिए जो फ्रेंच है वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि शायद जो ब्लैक स्मिथ है वो मेकिंग फन ऑफ मी का मतलब होता है मजाक उड़ाना, तो वो सोचता है कि शायद ब्लैक स्मिथ मेरा मजाक उड़ा रहा है, और वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन, और जल्दी से भागते भागते वो कहाँ पहुंच जाता है, उनके जो टीचर थे एम हेमेल, उनका स्कूल के बाहर जो छोटा सा जो गार्डन जो बगीचा बना हुआ था उसके बाहर, उस वहां तक पहुंच जाता है, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। अब देखिए ब्रीथ का मतलब है क्योंकि अब वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जा रहा है, तो उसकी जो सांसें हैं वो तेज तेज चल रही हैं, और हाँफता हुआ वो वहां पर पहुंचा। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street। अब usually मतलब वैसे सामान्यतः क्या होता था, when school began यानी कि जब स्कूल के आवर्स होते थे, स्कूल स्टार्ट हो जाता था, तो there was a great bustle, वहां पर बहुत ज्यादा मतलब आवाज होती थी, नॉइज होती थी, which could be heard out in the street। स्ट्रीट मीन्स गली, जिसे कि वहां पर जब आप गली में गार्डन में पहुंच जाते तो वहीं से जिसको सुना जा सकता था। लेकिन क्या था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। अब वहां पे आप कौन कौन सी वाइजेस सुन सकते हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो भी डेस्क यानी जो सीट्स होती हैं क्लास में, उनको क्लोजिंग एंड ओपनिंग मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें खिसकाने की जो आवाज है वो आती है। डेस्क लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, यूनिशन मतलब एक साथ, और बच्चे क्या कर रहे होते थे, लेसन्स जो थे वो एक साथ एक लैंग्वेज में वेरी लाउड, बहुत तेज तेज उसको रिपीट करते थे, तो उसकी भी आवाज आती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और उसमें क्या था, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब वहां से तेज तेज इसलिए बोलते थे बच्चे, साथ में रिपीट करते थे ताकि वो उनको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और कौन सी आवाज आती थी, जो टीचर का जो रूलर यानी कि उनकी जो स्टिक होती थी, वो जब टेबल पे उसको चलाते रखते थे, मतलब बार बार आवाज करते थे बच्चों को शांत कराने के लिए, तो उसकी जो रैपिंग जो साउंड होती थी वो भी गली से सुनी जा सकती थी। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द मोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब देखिए लेकिन अब फ्रांस क्या सोचता है, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो चुका था स्कूल के लिए। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ क्या था, आज सब कुछ स्थिर था, बिल्कुल शांत था, कोई आवाज नहीं हो रही थी उस दिन। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, अब वो मतलब काउंट कर रहा था कि कितने कितने कदम में वो अपनी डेस्क तक पहुंच जाए, विदाउट बीइंग सीइंग मतलब बिना किसी को दिखे। अब फ्रांस का मतलब मन ये था कि वो अपने क्लास में पहुंचे, उसके टीचर जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो उसको देख ना पाए कि वो लेट से आया है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन क्या था, लेकिन अब वो बच नहीं पाता उस दिन, क्योंकि
दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, क्योंकि उस दिन स्कूल में वैसे ही सन्नाटा था, वैसे ही शांति थी जैसे कब हुआ करती है संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह जैसे जो क्वाइटनेस है, जो शांति है हुआ करती है, उसी टाइप से उस समय पूरा स्कूल जो था शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। अब वो कह रहा है कि मैंने स्कूल में जो क्लासरूम में जो खिड़की लगी थी उससे देखा, तो मैंने क्या देखा कि आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, कि मेरे जो सहपाठी थे, जो क्लासमेट्स थे, वो पहले ही अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और मैंने क्या देखा कि हमारे जो टीचर थे एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, यानी कि वो आगे पीछे मतलब ऐसे राउंड करना क्लास में, तो वो राउंड कर रहे थे विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। उनका जो डरावना, जो उन्होंने लोहे की जो स्टिक जो ले रखी थी, वो उन्होंने अपने हाथ के नीचे से दबा रखी थी और उस तरह से वो क्लास में वॉकिंग कर रहे थे। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब उसे करना क्या था? अगर देखिए टीचर व्यस्त होते, बच्चे अपने काम में बिजी होते, तो वो क्या करता, चुपचाप जाता और अपनी सीट पे बैठ जाता। लेकिन अब पूरी क्लास में क्वाइटनेस थी, तो उसको क्या करना था? आई हैड टू ओपन। देखिए हैड टू या हैव टू जब आता है तो ये शो करता है कंपल्सन को, यानी क्या दिखाता है, मजबूरी को दिखाता है। तो वो कह रहा है कि मुझे अब क्या करना पड़ता, अब मुझे क्या करना था, डोर को यानी दरवाजे को ओपन करना था एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और क्या करना था, सभी के सामने से होकर गुजरना था। यू कैन इमेजिन, अब आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं मतलब कितना ज्यादा डरा हुआ था, कितना ज्यादा शर्माया हुआ था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और कितना ज्यादा डरा हुआ था, कितना भयभीत था मुझे मैं उस दिन। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब डर इसको बहुत लग रहा था, लेकिन कह रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। अब देखिए जब एम हैमेल ने उस दिन फ्रांस को देखा, वैसे तो गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन जब उसके टीचर ने उसे देखा तो उन्होंने क्या बोला, एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत ही मतलब काइंड आवाज में उन्होंने बोला, गेट टू गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि फ्रेंच जल्दी से अपनी जगह पर, अपनी सीट पर पहुंचो। वी वर बेगिनिंग विदाउट यू, और क्या बोला कि हम लोग बस चैप्टर स्टार्ट ही करने वाले थे और तुम आ गए, अब जाओ जल्दी से अपनी सीट पे बैठो और हम लोग अपना, हमारा आज का जो चैप्टर है, जो लेसन है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। अब फ्रेंच क्या कहता है, मैं जल्दी से क्या किया, जंप किया ओवर द बेंच, सीट के ऊपर से, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और जाके अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड। अब कुछ समय तक तो वो क्या कह रहा है, नॉट टिल देन, जब तक कि मैंने अपना डर, अब देखिए जब हम बहुत डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, तो कुछ टाइम लगता है हमें अपने आप को कूल डाउन करने में। तो जब तक कह रहा है कि मेरा डर नहीं निकला, तब तक मैंने क्या किया, चुपचाप बैठा रहा। लेकिन वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, कि जब मैंने थोड़ा सा अपना डर कम किया, जब मेरा डर थोड़ा सा कम हो गया, तो डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तो मैंने देखा कि हमारे जो टीचर थे, वो उन्होंने उस दिन क्या पहन रखा था, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना सुंदर सा हरे कलर का कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी जो शर्ट थी वो कैसी थी, फ्रिल्ड थी, ठीक है, जिसमें वो झालर वाली शर्ट पहन रखी थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने क्या लगा रखी थी, छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क वाली टोपी लगा रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, अब एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स क्या होता है, कढ़ा हुआ, जिसमें कढ़ाई का वर्क था, जो कि पूरी कैसी हुई थी, कढ़ाई का वर्क था, जिसपे जरी का वर्क था। दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और जो ड्रेस उस दिन उन्होंने पहन रखी थी, जो उन्होंने हैट लगा रखी थी, वो उसे कभी नहीं पहनते थे, केवल, एक्सेप्ट मीन सिवाय, कब केवल पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, कब पहनते थे, इंस्पेक्शन यानी कि होता है निरीक्षण, तो जब स्कूल में कोई जो ऑफिसर्स होते थे इंस्पेक्शन के लिए आया करते थे, मतलब कि निरीक्षण के लिए आया करते थे, या फिर जब रिजल्ट आते थे, प्राइज डे होता था, उस दिन वो पहनते थे, उसके अलावा वो उस ड्रेस को कभी भी नहीं पहनते थे। बेसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो, अब देखिए यहाँ पर टीचर की पिक्चर दी गई है, एम हैमिल को दिखाया गया इस तरह से, तो क्या है, बेसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो
स्ट्रेंज एंड सोलेम। अब उस दिन जो स्कूल था बिल्कुल अलग लग रहा था और दिनों की तुलना में। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स। अब देखिए जो फ्रेंड है वो क्या बोल रहा है कि मुझे एक चीज ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, और वो चीज क्या थी, मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, कि उसके क्लास की जो पीछे की जो सीट्स थी, जो बेंचेस थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा कैसी रहती थी, खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स, वहां पर आज कौन बैठा था, वैसे जो बेंचेस थी वो खाली रहती थी, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, बैक बेंचेस पे जो विलेज पीपल, गांव के जो लोग थे वो बैठे हुए थे, और किस तरह से, क्वाइटली यानी चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक अवर सेल्व्स हमारी तरह, यानी कि जिस तरह से बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल आए थे उसी प्रकार से जो विलेज पीपल थे वो भी वहां पर बैठे हुए थे। उसमें कौन कौन था, ओल्ड हॉसर। देखिए हॉसर कौन होता है, पुराना कोई, जैसे जो रिटायर्ड जो ऑफिसर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, हॉसर। तो उसमें ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। अब देखिए उसमें कौन कौन था, ओल्ड हॉसर था विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जिसने अपनी 3 कोने वाली, देखिए इस तरह से जो कैप दिखाई गई है आपको पिक्चर में, तो इस तरह की कैप उसने पहन रखी थी। और हाँ, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, द फार्मर मेयर। अब फार्मर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर फार्मर किसान वाला नहीं, यहाँ पर क्या है, FORMER, यहाँ पर इसका मतलब होता है रिटायर्ड, पुराने, प्रीवियस। द फार्मर मेयर, उसमें कौन कौन थे, पुराने जो मेयर रह चुके हैं वहाँ के वो थे। द फार्मर पोस्टमास्टर वहाँ पर थे, एंड सेवरल अदर्स, और बहुत सारे और लोग भी, गाँव के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे उनके पास में, बिसाइड्स। एवरीबॉडी लुक्ड सैड एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। अब सभी लोग कैसे दिख रहे थे, लुक्ड सैड, सभी लोग उदास दिख रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर थे वो क्या लाए थे, प्राइमर होता है प्राथमिक बुक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो हॉसर थे जिसको हम अपनी वो बोलते हैं पूरक, तो जो हॉसर थे वो भी अपने साथ एक बुक लाए थे, और जो बुक कैसी थी, पुरानी, ओल्ड प्राइमर, थम्ब्ड एट द एज, उनके पास पुरानी जो पूरक बुक थी, थम्ब्ड एट द एज, जो इन्होंने सीट के कोने पर रख रखी थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उन्होंने अपनी नीज पर, ठीक है, अपनी कोनियों पर उनको ओपन करके रखा हुआ था उस बुक को। विद हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और क्या कर रखा था, अपने जो चश्मे, अपना जो चश्मा था, स्पेक्टल्स यानी कि जो चश्मा था वो उतारकर उन्होंने उस बुक पर रख दिया था। ठीक, तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं इस तरह से पूरे चैप्टर को हमारे साथ पढ़ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट टू ऑल, एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अब देखिए वाइल आई वॉज वंडरिंग, अब कह रहे हैं कि मैं तब सरप्राइज हुआ, अबाउट इट ऑल एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, जब एम हेमेल अपनी चेयर से खड़े हुए, एंड इन द सेम ग्रो, और उसी तरह से, उसी गर्व के साथ, उसी तरह से शांत टोन में उन्होंने बोला, विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, जैसे कि वो हमेशा बोला करते थे, कोई चेंजेस नहीं लग रहा था उनकी वॉइस में, आवाज में, तो वैसे ही उन्होंने बोला। और क्या बोला, माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि बच्चों ये हमारा आखिरी पाठ है जिसको कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेज एंड लॉरेन, और उन्होंने क्या बताया कि बर्लिन के जो भी, बर्लिन से ऑर्डर यानी कि आदेश आया, बर्लिन क्या है, जर्मनी की कैपिटल है, तो उन्होंने क्या बताया कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन तो टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेज एंड लॉरेन, कि जर्मनी के, यहाँ पे यानी कि जर्मनी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका नाम मैंने क्या बताया था, अल्सेज एंड लॉरेन, तो अल्सेज और लॉरेन के जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर केवल क्या पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अब वो क्या आगे कहते हैं, वो कहते हैं द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कि अब कल से क्या होगा, नया टीचर। अब नया टीचर क्या, क्योंकि इनको तो फ्रेंच आती नहीं थी, तो कल से क्या होगा,
नहीं फ्रेंच नहीं, जर्मन। ठीक, फ्रेंच का तो लास्ट ही लेसन था। तो अब क्या था, इनको जो है जर्मन तो आती नहीं थी, तो अब जर्मन से नए टीचर्स आएंगे जब उनको जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो उन्होंने बोला कल से नए टीचर आएंगे और दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी पार्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से अटेंटिव होकर पढ़े। वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब क्या कह रहा है, जो फ्रेंच है वो क्या कह रहा है, व्हाट ए थंडर क्लैप। थंडर क्लैप मतलब एक तूफान जैसा टूट पड़ना। तो इस बात को सुनकर जो फ्रांज है बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह जाता है, और वो क्या बोलता है, ओ द ब्रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसको समझ में आता है कि इसका मतलब यही जो न्यूज़ थी, अभी तो उसको पता नहीं था कि क्या हुआ वॉर में, तो अब उसको समझ में आता है कि इसका मतलब यही न्यूज़ थी जो लोग वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर देख रहे थे। My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lesson. अब देखिए जो फ्रेंच है बहुत ज़्यादा क्या करता है, सॉरी फील करता है। वो क्या कहता है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। इतना सरप्राइज होता है कि वाई, कि अरे ये मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और मुझे तो मुश्किल से केवल यही पता है कि मतलब फ्रेंच भाषा मुझे मुश्किल से लिखनी आती है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि मतलब मैंने तो कभी फ्रेंच लैंग्वेज को इतना ध्यान से पढ़ा ही नहीं मुझे तो। और ये क्या थी, जो फ्रेंच थी वो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी, मदर टंग थी, तो ये तो मुझे भी अच्छे से आती नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं अभी कैसे रुक सकता हूँ। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब वो खेद फील करता है कि काश मैंने पढ़ लिया होता, और मतलब देखो टाइम स्पेंड हो गया, अब जो है फ्रेंच मुझे नहीं पढ़ाई जाएगी यहाँ पर, और मुझे फ्रेंच आती भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता है। अब वो क्या सोचता है, फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स। अब वो सोचता है कि मैं क्या करता था, बर्ड्स के जो भी एक्स होते थे उनको देखने चला जाया करता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर, मैं जो स्लाइड करने चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच आर न्यूसेंस अ वाइल एगो। अब देखिए वो क्या सोचता है, न्यूसेंस का मतलब होता है बोझ। तो अब वो सोचता है कि अभी तक ये किताबें जो मुझे बोझ लगती थी, अब देखिए टाइम निकलने के बाद पछतावा उसको हो रहा है। इसीलिए आप लोगों से बोल जाता है कि आप लोग टाइम रहते मेहनत कर लें, ताकि आपको बाद में ना पछताना पड़े। तो देखिए वो क्या सोचता है कि दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, are so happy to carry my grammar and my history of the sons were old friends now that I couldn't give up। अब देखिए वो क्या सोचता है कि जो बुक्स अभी तक मुझे बोझ लगती थी, मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री की बुक जो भी है, जिसमें कि जो हमारे जो संत होते थे उनकी हिस्ट्री दी होती थी, उनका इतिहास दिया होता था, ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो मुझे क्या लग रही, मुझे पुराने दोस्तों के जैसे लग रही हैं। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और जिन्हें मैं कभी भी छोड़ नहीं सकता। गिव अप मतलब हार मानना या छोड़ना। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे। अब देखिए अब अभी तो वो बच्चा जो है टीचर से डरता है, लेकिन जब उसको लगता है कि उसके टीचर आज से चले जाएंगे, कल से वो नहीं पढ़ाएंगे, तो वो क्या सोचता है कि एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि अरे हमारे जो टीचर हैं वो तो जा रहे हैं स्कूल से। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं कभी उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। अब देखिए अब वो कितने गुस्से वाले थे उसके टीचर, कितना उनके मतलब वो फॉरगेट, अब जो फ्रेंच है सारा सब कुछ भूल जाता है कि उसके टीचर उसको होमवर्क देते थे, उसको डांटते थे, कितना डराते थे, तो ये सारी बातें भूल जाता है, और वो थोड़ा सा मतलब सैड फील करता है अपने टीचर के बारे में, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। अब देखिए आगे न्यूज़ पैराग्राफ हमारा, पुअर मैन। अब वो कहता है कि बेचारे मतलब टीचर के लिए बोलता है कि पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब कह रहा है कि इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, कि ये जो ऑनर में सम्मान, यानी कि जो हम लोग फ्रेंच का लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसके सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, जो कि इन्होंने अपनी जो नई ड्रेस पहन रखी उसमें जो हमें जो ये लास्ट लेसन जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके सम्मान में। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और अब मुझे समझ आ गया था कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, की गाँव के जो पुराने लोग हैं वो आज स्कूल की बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए हैं।
इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, और ये ऐसा इसलिए सॉरी टू यानी कि वो भी क्या फील कर रहे हैं, पछतावा फील कर रहे हैं, मतलब उन्होंने भी, वो भी कभी स्कूल नहीं गए। सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि वो कभी बहुत ज्यादा स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। अब देखिए क्या है, इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग। अब वो सभी वहां पर एकत्र हुए हैं मिस्टर एम हैमेल का जो है शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। अब देखिए एम हैमल क्या है, इन्होंने 40 सालों तक एक ही स्कूल में पढ़ाया, सर्विस मतलब सेवा, तो 40 सालों तक उन्होंने स्कूल में अपनी जो सेवा दी उसको धन्यवाद करने के लिए वो सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना सम्मान दिखाने के लिए, फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। अब और किस कंट्री में, उस देश में जो कि अब उनकी नहीं रही, यानी कि क्या हो गई, उसकी जो सत्ता है वो छिन गई है, किसके हाथों में चली गई है, जर्मनी के हाथों में चली गई है। तो उस देश में सम्मान शो करने के लिए जो कि देश अब उनका नहीं रहा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, और जिस टाइम मैं ये सब कुछ सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तब तक मैंने सुना कि मेरा नाम जो है वो अनाउंस किया गया, मुझे बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट dreadful रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल्दो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। अब देखिए तब तक जो है फ्रेंच जो उनके टीचर थे उन्होंने फ्रेंच का नाम अनाउंस किया। इट वॉज माई टर्न टू रेसाइट मीन्स होता है सुनाना, तो अब मेरी बारी थी सुनाने की, और क्या जो चैप्टर उसको दिया गया था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through। अब वो कह रहा है कि मतलब मुझे, अब इसको तो पार्टिसिपल इसने पढ़ा नहीं था तो इसको बहुत ज्यादा टफ लगता है, तो ये फिर से डर जाता है, अचानक से इसके मन में एक डर आ जाता है कि अरे मुझे तो पार्टिसिपल आते नहीं, लेकिन वेरी लाउड एंड क्लियर। लेकिन अब ये सोचता क्या है, एंड विदाउट वन मिस्टेक। अब वो सोचता है कि काश मैंने पार्टिसिपल पढ़ लिए होते और आज मैं पूरी क्लास में पार्टिसिपल सुना देता, वेरी लाउड, बहुत तेज एंड क्लियर वॉइस में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और कोई भी गलती नहीं करता। कौन सोच रहा है, ये सोच रहा है फ्रेंच की काश मैंने ऐसा किया होता तो मैं सुना देता। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। अब जैसे ही लेकिन वो खड़ा हुआ और उसने सुनाने की कोशिश की, तो बट आई गॉट मिक्स, जैसे मैं खड़ा हुआ सारा जो कुछ मेरे दिमाग में था वो सब मिक्सड हो जाता है। मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, मतलब एक ही वर्ड वो बोल पाता है और उसके बाद वो चुपचाप वहीं पर खड़े रह जाता है। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट था, मेरा जो हृदय था वो तेज तेज धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ये जो है अपनी नजरें ऊपर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कौन, फ्रेंच। आई हर्ड एम हैमेल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमेल ने मुझसे बोला कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। वैसे वो डांटते थे लेकिन उस दिन उन्होंने क्या बोला कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील हैड बैड इनफ, सी हाउ इट इज, कि तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा कि देखो तुम नहीं सुना पा रहे हो, तो इसके लिए तुम्हें खुद ही खेद फील होना चाहिए, मैं तुम्हें नहीं डांट रहा। एवरी डे वी हैव सेट टू अवर सेल्फ, कि हम लोग अपने आप से डेली क्या कहते हैं, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हम लोग भी देखिए ये रियल लाइफ में सभी के साथ होता है कि हम लोग कहते हैं कोई भी काम जो होता है उसको हम टालते रहते हैं, और क्या कहते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अभी तो हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूंगा या कल सीख लूंगा। तो आप लोग भी अब अगर बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग भी ये मिस्टेक मत करिएगा, ठीक। तो हम लोग यही सोचते हैं कि बहुत टाइम है और हम लोग इस काम को कल कर लेंगे। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देख रहे हो, वेयर वी हैव कम नाउ आउट, कि अब हम सब कहाँ आ गए, मतलब कि हम सोचते थे कि हम लोग फ्रेंच सीख लेंगे, लेकिन अब देखो क्या टाइम आ गया कि अब हमें फ्रेंच सीखने को ही नहीं मिलेगी। आई लर्न इट टुमारो, जस्ट, हाँ, आई दैट ओ दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेज। अब वो कहते हैं कि अल्सेज यानी जो डिस्ट्रिक्ट था, कितनी देखो परेशानी का टाइम आ गया। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ठीक, कि अब कल से हम ये नहीं सीख पाएंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और दोज फेलो, अब देखिए तो दोज फेलो आया है, ये आया किसके लिए है, जो भी जर्मन से आने वाले लोग हैं तो उनके लिए आ रहा है। तो वो जो मिस्टर एम हैमेल है वो क्या कहते हैं कि कल से जो जर्मन के लोग आएंगे उनके पास राइट यानी अधिकार, तो उनके पास ये अधिकार होगा कि वो आपसे बोलेंगे, राइट टू से टू यू हाउ इट इज यू प्रिटेंड
प्रीटेंड टू द फ्रेंच मैन, कि प्रीटेंड मीन्स होता है बहाना करना या दिखावा करना। तो तुम लोग कैसे कह सकते हो कि तुम फ्रेंच हो, फ्रेंच मैन हो, कि तुम लोग फ्रेंच जो है फ्रेंच हो, ये कैसे कह पाओगे? अब देखिए, अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं और अगर हमें हमारी मदर टंग हिंदी नहीं आती, तो हम लोग कैसे कहेंगे कि हम लोग इंडियन हैं? तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि कल से जो जर्मन के लोग आएंगे, वो तुम पर ब्लेम करेंगे कि तुम लोग बहाने बनाते हो, झूठ बोलते हो, कहते हो कि हम लोग जर्मन है, वो फ्रेंच है, लेकिन तुम लोग फ्रेंच नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अपनी मदर टंग ही ढंग से नहीं आती। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, जब तुम्हें खुद ही अपनी लैंग्वेज, नाइदर स्पीक नॉर राइट, जब तुम ना तो अपनी अपनी जो मदर टंग है, जब ना तुम उसको खुद लिख सकते हो ना ही बोल सकते हो, तो तुम जर्मन, तो तुम फ्रेंच कैसे हुए? बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है। कौन कह रहा है? ये मिस्टर एम हैमिल कह रहे हैं कि लेकिन वो फ्रेंच, ये तुम्हारी ही गलती नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, कि इसमें हम सभी की गलती है, हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है, जिस कारण ऐसा हुआ है। आवर सेल्फ विथ, हाँ देखिए, योर पेरेंट्स वर नॉट एंजाइसियस एनफ टू हैव योर लर्न। अब वो क्या कहते हैं? अब देखिए, यहाँ पर एम हैमिल ब्लेम करते हैं बच्चों की को, मतलब ना सीखने फ्रेंच जो उनको नहीं आती, तो इसके लिए एम हैमिल ब्लेम कर रहे हैं। और किसको ब्लेम कर रहे हैं? सबसे पहले वो कहते हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंजाइसियस एनफ टू टेक योर लर्न, कि पहले तो तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे सीखने की, तुम्हारे पढ़ने की परवाह ही नहीं की। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म आर एट द मिल, कि तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या किया कि तुम्हें काम पे लगा दिया। कहाँ पर? किसी खेत में काम करने पे लगा लिया, कहीं मिल में काम करने के लिए लगा दिया, जिस वजह से तुम्हारी जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाई। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, किस लिए? थोड़े से पैसे के लिए, चंद पैसों के लिए उन्होंने तुम्हें काम पे लगा दिया, जिस वजह से शायद तुम पढ़ाई नहीं कर पाए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो। उसके बाद अब देखिए, पहले तो एम हैमिल जो है बच्चों के पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, उसके बाद वो खुद को भी आरोपित करते हुए कहते हैं कि आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि क्या मैंने, अब वो कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ लर्निंग लेसन्स, कि यानी तुम्हारे पढ़ने की जगह क्या मैंने तुम्हें अपने जो फ्लावर्स जो पेड़ है, क्या मैंने उनमें तुम्हें पानी डालने के लिए नहीं भेजा? अब वो क्या करते थे? बच्चों को काम देते थे, कहते थे कि जाओ मेरे खेत में, मेरे गार्डन में पानी डालाओ, जाके फ्लावर तोड़ लाओ, ये कर लाओ। तो अब ये सारी चीजें जो है वो एम हैमिल भी फील कर रहे हैं। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और कहते हैं कि जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था, तो मैं क्या करता था? डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी? यानी जब उनको फिशिंग के लिए जाना होता था, तो बच्चों से बोल देते थे कि आप आज तुम्हारी छुट्टी है, और वो पढ़ाते नहीं थे। तो ये सारा जो है अपनी मिस्टेक को भी वो फील कर पा रहे हैं। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. अब देखिए, ये सब कुछ कहने के बाद, एक एक चीज कहने के बाद, एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब वो क्या करते हैं? अपनी फ्रेंच जो भाषा थी उसके बारे में बोलते हैं, और क्या कहते हैं? सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, कि जो फ्रेंच है ये संसार की सबसे अच्छी भाषा है, द क्लियरेस्ट, बहुत ही क्लियर है, द मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही ज्यादा क्या है? तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और जिसे हमें क्या करना? जिसे गार्ड इट मतलब जिसकी हमें रक्षा करनी है, अमंग अस हमारे बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इस, और इसे कभी भी नहीं भुलाना है। मतलब भले ही कोई भी संकट आ जाए, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है हमें उसे नहीं जाने देना है। बिकॉज वेन ए पीपुल आर इंस्लेव्ड, अब इंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम होना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुलाम भी बनता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अब प्रिजन में क्या होता है? जेल। तो अगर उसे उसकी मातृभाषा आती है, तो उसकी मातृभाषा ही क्या है? की टू प्रिजन, यानी कि वही उसके जेल की कुंजी है, कि अपनी मातृभाषा के द्वारा ही वो क्या कर सकता है? उस गुलामी से बाहर निकल सकता है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपनी जो ग्रामर की बुक थी उसे ओपन किया, और हमें हमारा चैप्टर जो था वो पढ़ाना शुरू कर दिया।
आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब वो कह रहे हैं कि उस दिन मैं आश्चर्यचकित था कि मुझे आज वो लेसन कितने अच्छे से, हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, कितने अच्छे से आज वो चैप्टर मैं समझ पा रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, कि आज वो लेसन मुझे कितना आसान, जो मुझे टफ लग रहा था मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, आज वो चैप्टर मुझे बहुत आसान लग रहा है। सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली and that he had never explained everything with so much पेशेंस। और अब वो क्या सोचता है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कभी जब जो हमारे टीचर ने पढ़ाया नेवर लिसेंड सो केयरफुली, शायद मैंने उनकी बात को कभी ध्यान से नहीं सुना, इसीलिए मुझे टफ लगता था। और आज जब मैं ध्यान से सुन रहा हूँ तो मुझे सब कुछ क्या लग रहा है, बहुत ही आसान लग रहा है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और मुझे लगता है कि एम हैमिल ने इतने धैर्य के साथ, इतने पेशेंस के साथ पहले कभी इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स ऑफ एट वन स्टॉक। और उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि एम हैमिल ये चाहते थे कि उन्हें द पुअर मैन वांटेड, पुअर मैन आया है हमारे टीचर के लिए, तो शायद एम हैमिल ये चाहते थे वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, कि जितना सब कुछ वो जानते थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जितना सब कुछ मुझे पता है वो आज सब मैं स्टूडेंट्स को बता दूं बिफोर गोइंग अवे, वहां से जाने के पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉक, और एक ही क्लास में वो जितना सब कुछ आता है वो सब क्या करें, वो सब कुछ हमारे दिमाग में उसको भर दे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ तक आज हम लोगों ने कवर कर लिया है, और कल जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग अपना आगे का चैप्टर कवर करेंगे। तो आपको लेसन कैसा लगा, समझ आया, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं ये भी आप कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल दीपिका लैंग्वेज अकेडमी।